अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वेकअप पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग गुड जी। मॉर्निंग हमारा आसिफ, कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे हैं और कैसा रहा आपका वीकेंड? ऑल गुड, परफेक्टली ऑल राइट। बट ये है कि वेदर के चेंज होते ही लोड शेडिंग का सिलसिला जो है उसमें बेपनाह इजाफा हो गया है। उसके एग्जैक्टली ऊपर भी आज आगे चल के जरूर बात बात की करेंगे। जाएगी। इस वक्त कराची के मौसम के हवाले से जी। बताएं तो गर्मी अब भी बरकरार है। कुछ वक्त ऐसे होते हैं मॉर्निंग के स्पेशली कि जहाँ पर थोड़ी हवा चलती है, मौसम थोड़ा ठंडा होता है, लेकिन जैसे ही 12-1 बजे का वक्त आता है तो शिद्दत गर्मी में वापस आ जाती है। लेकिन मॉनसून के बारे में बताएं कि जुलाई में मॉनसून के हवाले से बताया गया है कि जुलाई के शुरू में ही एग्जैक्टली, मॉनसून फर्स्ट ऑफ शुरू जुलाई होने से वाला सिलसिला है इसका जी। बाकायदा स्टार्ट हो जाएगा। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कराची शहर के अंदर जो वेदर है वो बड़ी तेज़ी से जो है वो तब्दील हो रहा है। और आपने ये भी बिल्कुल ठीक कहा कि सुबह के औकात में तो बड़ा क्लाउडी वेदर होता क्लाउड है और बड़ा प्लेजेंट सा एक वेदर होता है, हवा भी चल रही होती है, सब कुछ। बट जो इवनिंग्स होती हैं, आफ्टरनून्स होते हैं, वहाँ पर जो है ना गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते ह्यूमिडिटी बिल्कुल जो है वो रात हो जाती है। अच्छा, ये वेदर जो है इतना चैलेंजिंग नहीं है, बट जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे अर्ज किया जी, कि जो लोड शेडिंग है शहर कराची के वो अंदर, इसको टफ बना देती है। एग्जैक्टली इसने बहुत चैलेंजिंग इस वेदर को बना दिया है। यही वजह है कि लोग जो है वो गर्मी की शिद्दत की वजह से परेशान है। अदरवाइज आप अगर देखें तो बड़ा माइल्ड वेदर है। और कराची में ख़ास तौर पे इस गर्मी को लोग जो है वो इतना ज़्यादा जो है खुद पर हावी बिल्कुल। नहीं करते। मगर और अगेन जैसे ब्लेसिंग आप कराची फुटेजेस में देख रहे ये है कि रात के वक्त मौसम ठंडा हैं, हो जाता है, एग्जैक्टली बेहतर बिल्कुल हो ऐसा जाता ही है, है। तो इससे बंदा आसानी से निकल सकता है। लेकिन लोड शेडिंग हमें बहुत टफ टाइम दे रही है आजकल। एग्जैक्टली कराची के कितने इलाके ऐसे हैं यासिर जहां 8 बिल्कुल से 12 घंटे की लोड शेडिंग अब भी हो रही है। एग्जैक्टली ये और सिचुएशन जी, छोटे बड़े तमाम ही इलाकों में है। कराची शहर के कोने कोने से जो वो इतलात आ रही हैं, शिकायत का सिलसिला जारी है। कोई भी इलाका हो जहाँ पर पहले जो एग्जाम्प्टेड हुआ करता था जी, वो भी लोड शेडिंग में दोबारा से आ चुके हैं। अब ये क्या पॉलिसी है, क्यूरियस केस जो है वो बन चुका है। इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि ये एकदम से लोड शेडिंग का स्टार्ट हो जाना, इसके पीछे क्या वजूहात बिल्कुल। हैं। और अब बड़ी अजीब सी बात है, ना यहाँ पर कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना नेपरा इसके ऊपर कोई एक्शन लेने के लिए ट्रू। तैयार है। कोई किसी को नहीं पता कि इस शहर में हो क्या रहा है। और जब गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है उसके साथ साथ ये लोड शेडिंग, जैसे बार बार ये बात हो रही बिल्कुल। है, सिचुएशन को और ज़्यादा जो है वो क्रिटिकल बना देती है हम्म। और ज़्यादा लोगों के लिए मुश्किलात जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती अच्छा, हैं। ऐसे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि एग्जैक्टली दुनिया में क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। और स्पेशली यूरोप साइड इस वक्त गर्मी की शदीद लपेट में है और 200 से ज़्यादा अमवात भी वाक़ हो चुकी हैं इस गर्मी की वजह से। या से यूरोप की एक बात है कि वहाँ के जो घर, वहाँ के बिल्डिंग्स, वहाँ के ऑफिसेज होते हैं जी, वो सर्दियों के हिसाब से बने होते हैं आपने क्योंकि बिल्कुल वहाँ ठीक कहा। जनरली इतनी गर्मी होती नहीं है। लेकिन इस साल गर्मी की शिद्दत में इतना इजाफा हो गया है कि वहाँ पर लोग बीमार हो रहे हैं। और डेथ टोल मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली 200 से भी ज़्यादा है वहाँ पर इस वक्त। तो ये क्लाइमेट जो है वो सबको ही अफेक्ट कर रहा है। कहीं अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक अच्छा, की ये असर आपने हाँ क्लैमिटीज़ की बात की ना, पहले थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर आगे जाके अर्थक्वेक्स के हवाले से हम्म, बात करते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो यूरोप है ख़ास तौर पे इस वक्त उसको सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इफेक्ट कर ट्रू। रही है। और पूरे यूरोप के अंदर इस वक्त ख़ास तौर पे फ्रांस में, इंग्लैंड में, हम्म, स्पेन के अंदर, इटली के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। और आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि वहाँ पे क्योंकि लोगों को आदत नहीं है, वहाँ पे ना सीलिंग फैंस होते हैं जैसे हम पाकिस्तान में छत के एयर ऊपर पंखा कंडीशंस घूम भी रहा नहीं होता वो है। लोग लगाते एग्जैक्टली क्योंकि वहाँ ज़रूरत नहीं होती इस ज़रूरत चीज़ नहीं की। होती। और वो अपने क्लाइमेट के हिसाब से बने थे। वहाँ हम्म, पर जो है वो सर्दी से बचने के लिए घरों को बनाया जाता है, सीलिंग्स को इस तरह जी, से बनाया जाता है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी को जो है वो एब्जॉर्ब कर सकें। लेकिन हम्म, जब इस तरह की सिचुएशन और टेम्परेचर जो है वो 39 से 40-42 तक गया है और उसके हम्म, बाद जो है वो डेथ टोल जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। और फिर इवेंचुअली हुआ ये कि ये जो आपने अभी बताया है हम्म, कि 200 से ज़्यादा लोग उसमें वो हैं जिनकी उम्रें जो 65 साल से ज़्यादा हैं। हम्म, और फिर स्ट्रीट्स के ऊपर अभी ये फुटेजेस आप देख रहे हैं कि जहाँ पे कैनाल्स हैं, जहाँ पे छोटे छोटे रिवर्स बने हुए हैं, पॉन्ड्स हैं, वहाँ पे लोगों का रश लगा हुआ है। और हम्म, मैं कुछ फुटेजेस देख रहा था, हमारा वो इतनी कमाल की तो उसको खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कि इतनी हैरानकुन है कि हम्म, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं वहाँ पर, और बहुत सारे जो है वो प्लास्टिक जहाँ जहाँ इस्तेमाल हुआ है वो हम्म, मेल्ट होना जो है वो शुरू हो चुका है। तो बिल्कुल। सिचुएशन इतनी जो है वहाँ पे क्रिटिकल हो चुकी है। तो और ये यासिर ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बिल्कुल अपना ग्लोबल असर वार्मिंग दिखा की आप गर्मी की बात करें, दुबई की कुछ फुटेजेस मैंने देखी एग्जैक्टली जिसमें गाड़ियों में बाकायदा आग लग गई है। एग्जैक्टली गर्मी बिल्कुल की ऐसा ही इतनी है। शिद्दत है और पूरी दुनिया में ये चीज़ें देखी जा रही हैं। और जिस तरह आप यूरोप की बात करें तो हम्म, मैं उस हवाले से पढ़ी थी और वहाँ पर जो एज है ना, जी, लोगों के कुछ लोग ज़्यादा हैं जिनकी एज ज़्यादा है और हम्म, वो 50 से 80 के दरमियान ज़्यादा डेथ हुई है वहाँ एग्जैक्टली पर। बिल्कुल ये ऐसा एक ही है। फैक्ट है।
اور گرمی بے تحاشا ہے وہاں پر، کیونکہ وہاں کے لوگ عادی نہیں ہیں اتنی گرمی کے، تو ان کو زیادہ پرابلم اس سے فیس کرنی پڑی بالکل. ہے. اب آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا ارتھ کے حوالے سے جی. بات ہو رہی ہے. جب کلائمیٹیز کی بات ہو رہی ہے، کلائمیٹ چینج کے ارتھ حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو کلائمیٹیز پوری دنیا میں بڑی تیزی سے آ رہی ہیں. یہ بھی کلائمیٹی میں ہی شمار ہوگا کہ جس طرح سے گرمی کا غیر معمولی بڑھ جانا ہے، اس سے لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر زلزلے آتے ہیں اور بہت تیزی سے آتے ہیں. ابھی یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی، بلوچستان کے جی. اندر جو ہے وہ ارتھ کویک آیا ہے. اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ سینٹر میں افغانستان کے اندر اور یہاں پہ تاجکستان سائڈ وغیرہ پہ اس طرح کے جو ہے وہ سچویشن رہی ہے. تو بڑی تیزی سے، اور اس وقت جو ٹاپ آف دا لائن سٹوری ہے وہ وینیزویلا کے حوالے سے ہے، جہاں پہ ارتھ جی. کویک کے بعد جو بڑی غیر معمولی صورتحال ہے. ہمارا ابھی آپ کو ادھر پہلے بتا رہی جی. تھی کہ نمبر جو ہے بڑی تیزی سے بڑھتا جی. جا رہا ہے. جی 1450 سے زیادہ ابھی تک بتائی گئی ہیں ڈیتھس، اور مور دین 50,000 لوگوں کا ابھی پتہ نہیں چل پایا، لاپتہ ہیں مور دین 50,000. کین یو امیجن یہ کتنی بڑی ایگزیکٹلی، یہ تباہی بڑی ہے. ایکسٹراڈنری اور سچویشن بالکل ہے. بالکل یہ ایبسلیوٹلی، بالکل بہت ایسا ہی ہے. بڑی تباہی ہے. اور ایک میں پڑھی تھی ارجنٹینا کے ایک پلیئر کے حوالے سے، جن کی ایک فیملی وینزویلا میں ختم ہو چکی ہے، جن کی ایک وائف اور ساتھ 3 بچے، اور اب تک ان کا کچھ پتہ نہیں چل سکا ہے، اور وہ شاید بتایا جا رہا ہے کہ ملبے تلے ہی دبے ہیں. اور ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گولڈن ٹائم ہوتا ہے، ایک گولڈن پیریڈ ایگزیکٹلی. ہوتا ہے جب ارتھ کویک آتا ہے اور تباہی اس طرح کی ہوتی ہے. تو وہ جو 72 آورس کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں جتنے لوگوں کو نکالا جا سکتا ہے اس کو کہتے ہیں گولڈن آور. لیکن اب پھر سیڈلی وہ بھی ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اس کو کافی ٹائم ہو گیا ہے، 72 آورس سے زیادہ وقت لے چکا ہے. لیکن کافی لوگوں کا ابھی تک پتہ نہیں چل چکا ہے، اور مور دین 30,000 جو ہے وہ اس سے انجرڈ ہونے کا خدشہ بھی خدشہ ہے. ظاہر کیا اچھا، گیا یہ ہے. جو میگنیٹیوڈ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، خاص طور پہ ارتھ کویک کے اندر، کہ جب بھی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ اس کا میگنیٹیوڈ کیا ہے. جاپان کے اندر جو لوگ اس سے واقف ہیں ان کو اندازہ ہے ہمارا جی. کہ 6.7 6.5 ریکٹر اسکیل پہ جب بھی اس طرح کے کویکس آتے ہیں، ارتھ کویکس آتے ہیں، تو بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کو مینیج کرنا جانتے ہیں. وہاں پہ ارتھ کویک اور اس طرح بالکل. سے جو بلڈنگز بنائی جاتی ہیں، جو برجز بنائے جاتے ہیں، وہ ارتھ کویک پروف ہوتے ہیں، وہ سم ہاؤ اس کو سسٹین کر لیتے ہیں. بٹ یہ وینیزویلا کے اندر بڑے عرصے کے بعد اس طرح کی سچویشن جی. ہوئی ہے، اور اتنا غیر معمولی جب ارتھ کویک آیا ہے تو آپ نے جیسا بھی ڈیتھ ٹول بتایا کہ بڑی تیزی سے بڑھتا بڑھ چلا رہا ہے. جا رہا ہے. ایک آئل رچ کنٹری ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں سچویشن وہاں پہ کیا ہے، بہت کرٹیکل ہو جاتی ہے. اور خاص طور پہ امریکنز، ان کا بڑا انفلوئنس جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. اور آپ کو یاد ہے اب سے کچھ عرصے پہلے جی. جو ہے ایک ایڈونچر یہاں پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ساتھ جانب سے کیا گیا تھا. غیر اینی ہاؤ یو ایس فورسز جو ہیں وہاں پر ان کی جو ریسکیو ٹیمیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں. وہ امریکن ٹیلی ویژن اگلے دن وہ سارا اس کو کور کرتے رہے کہ ان کی ٹیمز جو ریسکیو مشن پر ہیں، اور اس کو جو بڑی اچیومنٹ جو ہے وہ اپنی بتا رہے ہیں. تو بالکل. بہرحال یہ اس وقت بڑی غیر معمولی صورتحال ہے. اور بالکل. جیسا بھی آپ نے بتایا کہ بڑی تیزی سے اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے لوگوں کی اموات کا. اور بہت سارے لوگ ابھی تک جو ہیں اس میں سے ملبے کے اندر جو ظاہر ہے بڑی بڑی بلڈنگز کولاپس جی. کر گئی ہیں، جس کی فوٹیجز آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ بڑا مشکل کام ہے. تو اللہ کرے کہ بالکل. ریسکیو آپریشن جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ مکمل ہو. جی امن. بالکل یاسر، ایک ایسی خبر ہے جو کافی ڈپریسنگ ہے ہم سب کے لیے. وہ ہے کہ کراچی کی ایک فیملی جو کہ ایک سفر پر نکلی تھی، گھومنے کے لیے خوشی کا سفر کرنے نکلی تھی اپنے شہر کراچی سے بلوچستان کی جانب. اور وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے، اور گوگل میپ کے تھرو وہ راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور گوگل میپ کی وجہ سے وہ راستہ بھٹک گئے، اور وہ ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر ان کو فائرنگ کر کے زخمی کیا. اور جس میں وہ جو ڈرائیور ہے، جو لڑکا ہے، جو گھر کا سربراہ تھا، وہ اس میں جاں بحق ہوا ہے. اور ان کی جو اہلیہ ہیں ان کو 3 گولیاں لگی ہیں. اور یاسر کتنا ڈپریسنگ مومنٹ ہوگا جب ایک ماں کے سامنے، ان کے بچوں کے سامنے ان کے والد کو قتل کر دیا گیا، اور بچے بھی اس میں زخمی ہوئے. جو ان کی بچوں کی ماں ہے ان کو گولیاں لگیں، ابھی وہ زیر علاج ہیں. اور ان کے جو شوہر تھے ان کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی ہے. یہ بڑا سیڈ بہت انسیڈنٹ ہے، آپ ڈپریسنگ. نے بالکل ٹھیک اس کو انڈیکیٹ کیا ہے. بڑی انفارچونیٹ یہ ہے کہ آپ یہاں پر، اب کہنے دیجئے یہ بات بڑی جی. تکلیف دہ ہے، بہت سارے لوگ کہیں گے کس قسم کی بات. یہاں پر ٹریول کرنا، دیٹ ٹو رات کے بالکل. اوقات میں شہر کے اندر تصور نہیں کیا جا سکتا. یہ بڑی انفارچونیٹ ہے کہ یہ شخص جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جب اسٹوری سامنے آئی ہے پتہ یہ چلا ہے کہ رات کے وقت انہوں نے کوشش کی ٹریول کرنے کی، اور جی. گوگل میپ کے ذریعے خاص طور پہ جو بلوچستان لوگ ٹریول کرتے رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ روڈ نیٹ ورک جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے. نہیں ہے. میپ کے اوپر بہت ساری سڑکیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی لیکن ان کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہوتی. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. تو وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ بھٹک جاتے ہیں.
अगेन बात सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं है, शहर के अंदर भी आप कहीं से भी गुजर रहे हो और रात के वक्त ट्रैवल करना इट्स कम्प्लीटली अनसेफ। वेरी सॉरी बट ये रियलिटी है, ये फैक्ट है कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते। जो मेन फ्री वेज के ऊपर, हाईवेज के ऊपर ट्रैवल करते हैं वो भी मेक श्योर करते हैं कि जल्द से जल्द किसी सेफ पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी कंट्री में है, लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह रात का उन्होंने वक्त चूज़ किया कि इस वक्त ट्रैवल किया जाए। और अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान जैसा जहाँ पे पहले सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पर इस तरह के वाक़यात आए दिन होते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली उसका जो है वो निशाना बने हैं, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाएगा। बिल्कुल काम है। बिल्कुल यासिर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसे जो वाक़े होते हैं यासिर, तो ये हमारी पूरी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेशन क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि ट्रैवल एक ऐसी चीज़ होती है जो बंदा खुशी में सेलिब्रेट करता है। जब आप कहीं जाते हैं, सफ़र पर जाते हैं, तो आप हमेशा बहुत खुशी के साथ बहुत सारी मेमोरीज बनाने के लिए जाते हैं। और फिर इस तरह के वाक़यात हमारा एग्जैक्टली आपने ठीक कहा है, क्योंकि ये समर वेकेशंस जो है वो चल रही हैं बच्चों की। हर कोई कोशिश कर रहा है कि बच्चों को जो है वो लेकर जाए, कोई पाकिस्तान टूर पे, कोई जो नॉर्दर्न एरियाज है वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। बट मेरा सवाल हमेशा ये है कि ये जाना, मुझे एक तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये रोड के ऊपर बाय रोड जाना, क्योंकि ना आपके पास रोड नेटवर्क है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है। ख़ास तौर पे नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर आप जाएं, वहाँ पे ना कोई सड़क आपको मिलेगी, वहाँ पे कच्चे पक्के रास्ते हैं। बहुत अजीब लोगों का मिजाज है, पूरी पूरी फैमिलीज़ को बिठाकर जो वो ये एडवेंचर कर रहे होते हैं। अगर आपको एडवेंचर का शौक़ है, आप अकेले चले जाएं, पूरी फैमिली को लेके जाना, ये मेरी बिल्कुल आज तक समझ में नहीं आया। और फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो फिर क्या कहा जाए इसके ऊपर। इट्स अ वेरी सैड। बिल्कुल यासिर, और इस वक्त जो एक अहम खबर है पाकिस्तान के हवाले से, वो भी अपने नाज़रीन को बता देंगे। कराची में सिंध रेंजर्स के कैंप पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्द तंजीम जमात अल हरार की गिरफ्तार ज़ख्मी दहशतगर्द ने यह एतराफ़ कर लिया है कि अफ़गानिस्तान के इलाके जलालाबाद से आया है। और गिरफ्तार दहशतगर्द ने बताया कि उसका नाम उस्मान अली है। उसके साथ 3 और साथी भी थे, जिनका नाम अब्दुल हादी, जानान और उमर फारूक थे। गिरफ्तार दहशतगर्द ने बताया कि दहशतगर्द जानान ने पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर बम फेंका था। उसका कहना था कि हम लोग 7 दिन कबल पाकिस्तान में बाजोड़ के रहायशी अब्दुल हादी के पास आए थे। दहशतगर्द अब्दुल हादी मारा जा चुका है। गिरफ्तार दहशतगर्द ने बताया कि हमें ज़ेर तामीर इमारत में रखा गया था। हमले में इस्तेमाल होने वाला असलहा अब्दुल हादी वज़ीरिस्तान से लाया था। मैं जब भाग रहा था मुझे गोली लग गई और वहीं गिर गया। गिरफ्तार दहशतगर्द ने इंकशाफ किया कि उसका ताल्लुक जमात अल अहरार से है, जिसके अफगानिस्तान में कमांडर का नाम अहरार मौलवी है। हम सबको अफगानिस्तान में तरबियत दी गई थी, हम सब खुद को जैकेट तैयार कर लेते थे। ये एतराफ़ क्या है, इसकी फुटेज आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। और ये स्टेटमेंट कल रात को जो है वो एयर हुई है और इसमें कन्फेशन जो है वो टेररिस्ट का जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। बाकी सारी स्टेटमेंट जैसे भी आपने बताया है कि वो सामने है आपके, और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। ये इंडियन स्पॉन्सर्ड जो दहशतगर्द हैं पाकिस्तान में इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उसका स्टेटमेंट जो पहली उसने बात कही है वो ये कहता है कि हमें फ़ौज में और रेंजर्स में फ़र्क नहीं पता था। और अगली लाइन जो उसने कही है वो उससे भी ज़्यादा हैरानकुन है कि हमें ये कहकर भेजा गया था कि ये काफिर हैं, इनको जो है वो मारो। ये माशाल्लाह हाल है। तो फिर आप इस अंदाज़ा लगाएं कि जब इनकी ब्रेन वॉशिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है इस हद तक होती है यासिर, क्या किया जाए, ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, खबरें और भी हैं। ज़रा सी वर्ल्ड कप के हवाले से बात हो जाए। अर्जेंटीना के लेजेंड प्लेयर लियो मेसी ने जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया एक दफ़ा फिर, और रिकॉर्ड के बाद एक और रिकॉर्ड, यानी रिकॉर्ड्स आफ्टर रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक करते चले जा रहे हैं। इज़ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम अनआर्गेबली। और उन्होंने इस दफ़ा 7 मैचेस में मुसलसल गोल करने का जो है वो रिकॉर्ड बनाया है। और ये बहुत पुराना जो जस्ट फॉन्टेन जो है फ्रेंच प्लेयर थे उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। उसके साथ साथ जायज जो है ब्राज़ीलियन, उनके पास ये रिकॉर्ड था और बड़ा पुराना ये रिकॉर्ड था। 6 मैचेस खेलकर बाकायदा 6 मैचेस में गोल करने का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है लियोनेल मेसी। अच्छा, ये जो आखिरी गोल था इनफैक्ट हमारे तो फेवरेट प्लेयर है ही, हम तो रोजाना इसके बारे में बात कर रहे हैं, द ग्रेट लियो मेसी के बारे में। और 80 जो खेल का मिनट होता है उस मिनट में, यानी मैच के खत्म होने से जस्ट पहले उन्होंने एक फ्री किक के ऊपर बड़ा शानदार गोल किया है। आप देख सकते हैं ये बड़ा वायरल हुआ है। और इसकी मैं सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करती जा रही हूँ और मुझे बस यही दिख रहा है, मेरी पूरी फीड पर सिर्फ ये वाला गोल है जो चल रहा है आजकल। क्या कमाल की जो है वो प्लेसमेंट है, और ही इज ट्रूली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम नाउ। और बार बार ये बात हो रही है, कल भी ये बात हो रही थी, ये जो 2 लेजेंड प्लेयर हैं लियो मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के, आमने सामने हों वन लास्ट टाइम। एक मैच जो है उनका शायकीन जो है वो देखना चाहते हैं, क्योंकि मोस्ट लाइकली दोनों का ये लास्ट वर्ल्ड कप है। और फुटबॉल की हिस्ट्री के अंदर ऐसा प्लेयर जो है वो अब तक नहीं आया जिसने इतने सारे रिकॉर्ड्स जो बनाए हों। और बिल्कुल यासिर, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई एक ऐसा मैच हो जिसमें रोनाल्डो वर्सेस मेसी ज़रूर हो, और वो मैच बिल्कुल देखने वाला होगा।
اور ہم یا صرف فالو نہیں کر پا رہے سیڈلی، کیونکہ وہ ٹائمنگ ایسے ہیں ایگزیکٹلی، ہو ہماری سکتا ہے روٹین سے ہمیں آؤٹ چھٹی ہے، کرنا پڑے تو ہم آپ کو اور پیش کی اطلاع دے دیں کہ اگر یہ ہو میچ سک- ہوا تو ہمیں تو پھر ہم وہ رات پھر کو شو میچ نہیں دیکھنا پڑے گا. ہم ہوپ فلی جو ہے True. وہ آپ کے سامنے صبح کے وقت جو ہے وہ نہیں نہیں آئیں ہوں گے، گے. کیونکہ ابھی تک ہم نے میچز نہیں دیکھے ہیں، کیونکہ اتنی رات کو میچز اسٹارٹ ہو رہے ہیں. ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، ہم صرف ہائی لائٹس میں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے زیادہ بات نہیں کر پا رہے. True.